मित्रों नमस्कार, ये है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए रोज़ की तरह अपने इस प्रैक्टिस सेट इतिहास के प्रैक्टिस सेट 10 को हल करते हैं। उससे पहले एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल जाब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे समस्त वीडियोज आपको प्राप्त हो सकें। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर निम्नलिखित में किस स्थल से खोजी गई है? तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो, लोथल, भिरडाना और बरोड। तो इस प्रश्न को आपने हल कर लिया होगा। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो से पशुपति मुहर खोजी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों पशुपति मुहर में आसीन मुद्रा में एक योगी को दर्शाया गया है जो संभवतः शिव पशुपति हैं। इस योगी के इर्द गिर्द दोस्तों 4 पशुओं का उल्लेख मिलता है। गैड़ा है, भैंसा और एक हाथी तथा बाघ का भी उल्लेख है। और सिंहासन के नीचे मित्रों 2 मृग दर्शाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हल करते हैं। ये है दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का जो काल था वो किस काल से संबंधित है? नंबर ए है मध्य पाषाण युग से, या ताम्र पाषाण युग से, या कांस्य युग से, या दोस्तों लौह युग से। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, आपने टिक कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी कांस्य सभ्यता युगीन थी या कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है मित्रों, 20वीं शताब्दी के आरंभ में दोस्तों तक सभी पुरातत्ववेताओं का मानना था कि वैदिक जो सभ्यता है भारत की दोस्तों सबसे पुरानी सभ्यता है। पर जब 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में दोस्तों हड़प्पा की खुदाई की जाती है तो सारी दुनिया को पता चलता है कि वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, यह है प्रश्न अपना अगला और कूट के माध्यम से इसको उत्तर देना है, मिलान करना है। दयाराम साहनी क्या खोजे थे? खोज से संबंधित ये प्रश्न है। राखी गढ़ी खोजे थे, सही गलत। एच.डी. सांकलिया और हड़प्पा को खोदा तो सही है कि गलत है। अलेक्जेंडर कनिंघम नेवासा से संबंधित है और सूरजभान तक्षशिला से संबंधित है। इसको आपको मिलान करना है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि दयाराम साहनी है जो उन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, या कहें कि हड़प्पा को खुदाई की थी। और दोस्तों दूसरा है जो सांकलिया जी हैं, इनके संबंध में जानते हैं कि इन्होंने जो है दोस्तों नेवासा की खुदाई से इनका संबंध है। और अलेक्जेंडर कनिंघम जी जो हैं इन्होंने तक्षशिला का खुदाई का नेतृत्व किया है। जो अंत में बचता है मित्रों वो हमारा राखी गढ़ी से संबंध सूरजभान जी का है। इस प्रकार जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बी। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा बस्ती है एक तरफ फिर उत्खनन खर्ता का नाम है। तो बनवावली किससे संबंधित है? दूसरा है धौलावीरा किससे संबंधित? जगपत जोशी क्या सही है? मिताथल आरबी लाल क्या सही है? और राखी गढ़ी है बसंत सिंधे क्या सही है? तो इसका दोस्तों मिलान करना है और बताना है कि कौन सा इसमें जो है सुमेलित सही नहीं है। तो बनावाली दोस्तों देखते हैं। तो बनावाली जो है आर.एस. बिष्ट से, यानी कि इनका मिलान सही है। धौलावीरा जो है दोस्तों ये भी जगपत जोशी जी से है, ये भी सही है, आपको पता होगा। मिताथल जो है दोस्तों इसका जो खुदाई है कार्य वो मिताथल इनके द्वारा नहीं किया गया बल्कि किसके द्वारा किया जाता है? सूरजभान जी के द्वारा किया जाता है। और बसंत सिंधे ने राखी गढ़ी की खोज की थी, खुदाई की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न है, प्रतिमोक्ष का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति
प्रातिमोक्ष का तात्पर्य है, तो किससे संबंध है इसका दोस्तों, तो जान लेते हैं। उत्तर दिए गए हैं, मोक्ष का स्वीकरण है। बी नंबर है, चारवाकों का एक भौतिकवादी सिद्धांत है दोस्तों। सी नंबर है, बौद्ध परंपरा के संघीय नियम। या डी नंबर है, जैनियों का एक धार्मिक अधिकारी। तो इसको जान लेते हैं। इस प्रश्न को उत्तर बताइए। आप लोग टिक लगा लिए होंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, बौद्ध परंपरा के एक संघीय नियम थे। प्रातिमोक्ष का तात्पर्य इसी से लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। दोस्तों, प्रातिमोक्ष या पातिमोक्ष जो ये शब्द है, यह विधि निषेध है। इसमें 227 दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं हेतु तथा 311 बौद्ध भिक्षुणियों हेतु संघीय नियमों को रखा गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी संघ को चलाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार बौद्ध संघ को संचालित करने के लिए दोस्तों अनुशासन संबंधी विधि निषेधों के भंग हो जाने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का इसमें संकलन किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। ये मिलान करना है मित्रों, सूची 1 को भी सूची बी से, और कूट के माध्यम से फिर इसका आपको उत्तर देना है। ये रहा प्रश्न, देखते हैं इसमें क्या सही है। अमिताभ वज्रपाणी के संबंध है। अक्षौम्य पद्मपाणी का संबंध है। वैरोचन विश्वपाणी का संबंध है। अमोघ सिद्धि समंत भद्र का संबंध है। तो इसमें मित्रों क्या सही है, ये देखते हैं। जो अमिताभ है दोस्तों, वो पद्मपाणी, ये इनका संबंध है। अक्षौम्य का जो दोस्तों संबंध है वो वज्रपाणी से है ये। और जो वैरोचन का संबंध है दोस्तों, वो समंत भद्र से है। और इसका जो संबंध अमोघ का है वो विश्वपाणी से। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर सही होगा। ये बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभी में आयोजित जनसभा की अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभी में आयोजित जनसभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं 4, नागार्जुन, कुंद, स्कंदिल और बाहुबली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका उत्तर आपको देना है। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये दोस्तों ए नंबर सही होगा, यानी कि कौन सा, नागार्जुन जी इसके जो अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन से ग्रंथ तलाक की अनुमति नहीं देते हैं या अनुमति देते हैं, सॉरी, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो तलाक की अनुमति देता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नारद स्मृति, बी नंबर है मानव धर्मशास्त्र, सी नंबर है अर्थशास्त्र और डी नंबर है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो बताना है कि इसमें से कौन से जो ऐसे ग्रंथकार हैं, स्मृत ग्रंथी हैं या ग्रंथियाँ हैं या ग्रंथ हैं कि जो तलाक को अनुमति देते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सी केवल अर्थशास्त्र जो है दोस्तों, ये जो है कहें कि तलाक की अनुमति देता है। ये ऑप्शन नंबर ये सी या यहाँ है ये, और लेकिन यहाँ पर ये डी क्यों लिखा हुआ है ये। तो ये अर्थशास्त्र ही एक केवल ऐसा ग्रंथ है इनमें जो कहता है कि तलाक की अनुमति दी जा सकती है। दोस्तों, जानते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की है, जिसमें स्त्रियों से विवाह विच्छेद यानी तलाक की अनुमति प्रदान की है। तलाक के लिए कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। पति के बहुत दिन तक देश में रहने से या उसके शरीर में दोष उत्पन्न होने पर उसका त्याग कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र में विविधताध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है दोस्तों, इसमें विविधताध्यक्ष का संबंध किसके यानी किस विभाग से है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारागाह, वाणिज्य, खानों का अध्यक्ष या कृषि अध्यक्ष। तो इसका सही जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार के 2य अध्याय में दोस्तों विभिन्न अध्यक्षों का उल्लेख है। ये विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते थे। ठीक है मित्रों, जो चारागाह अध्यक्ष होता था उसी को विविधता अध्यक्ष कहा गया है।
और जो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त किया कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में है उसमें कितने अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 25, बी है 22, सी है 27 या डी 29। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो 27 आयोग द्वारा माना गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी माना है। आगे मित्रों बढ़ते हैं, अमरावती का स्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था। यानी अमरावती का जो स्तूप बनाया गया है, बना हुआ है, वो किस काल में बनाया गया था। अशोक के समय में, शुंग काल में, सातवाहन काल में या गुप्त समय में। इसके ये ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सातवाहनों के काल में जो है अमरावती का महास्तूप बनाया गया था। दोस्तों आप जानते हैं कि स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ढेर या थुवा होता है। स्तूप संस्कृत के स्तूप धातु से बना है, जिसका अर्थ है एकत्र करना अथवा ढेर लगाना। इसके लिए प्राकृतिक शब्द भूप मिलता है। दोस्तों बौद्ध परंपरा में अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माणकर्ता का श्रेय प्रदान किया जाता है। अमरावती का जो स्तूप है दोस्तों, जिसे महाचैत्य के रूप में भी जाना जाता है, यह सातवाहन कालीन स्तूप है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अपना देखते हैं। डाइमेकस जो एक राजदूत था दोस्तों, सीरिया से किसके दरबार में आया था या भेजा गया था। इन्हीं पहले वो डाइमेकस जो था वो सीरिया में था, और किसके इन 4 शासक दिए गए, इनमें से किसके शासन में या किसके दरबार में वो आया गया था या भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए है बिम्बसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा बिंदुसार और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर हमारा ये बिंदुसार यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मित्रों बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्र चेटस या अमित्र घात की भी संज्ञा दी है या उपाधि दी है या नाम दिया है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। इसका एक नाम सिंहसेन भी दोस्तों मिलता है। बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने मित्रों डाइमेकस नाम का अपना एक राजदूत उसके दरबार में भेजा था। दोस्तों याद रखें मित्रों कि मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनेसियस नामक जो दूत है दोस्तों बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में वहाँ के अमात्यों के विरोध में दोस्तों एक विद्रोह भी हुआ था, और जिसे दबाने हेतु दोस्तों मालवा या उज्जैन के शासक अशोक को भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है। यानी कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से अग्नि मंदिर प्राप्त हुआ है। कपिशा से, सुर्ख कोतल से, चार सद्दा से, शाहबाजगढ़ी से। ये 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन कौन सा इसमें सही है, इसका उत्तर देना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सुर्ख कोतल से अग्नि मंदिर के साक्ष्य या अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है। सुर्ख कोतल जिसे दोस्तों चश्मा ए सिर या सर ए चश्मा भी कहा जाता है, बैक्ट्रिया क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। यह कुषाणों के शासन के दौरान दोस्तों किए गए स्मारकीय निर्माणों का स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है अगला प्रश्न अपना। प्रथम श्रेणी के मुगल पैदल सैनिकों को किस नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम श्रेणी के मुगल सैनिक को किस नाम से जाना जाता था। तो ये बताना है। ए नंबर है अहसूम, बी नंबर है सेहबंदी, सी नंबर है सरखेल और डी नंबर है दहबासी। तो बताना है कि
इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही होगा। यानी प्रथम श्रेणी का जो मुगल पैदल सैनिक होता था उसको अहसुम नाम के से जाना जाता था। मित्रों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। मुगल काल में जो पैदल सैनिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, उन्हें पायक या पियादगान कहा जाता था। पायक या पियादगान कहा जाता था। अबुल फजल के अनुसार दोस्तों, पैदल सैनिकों की 9 श्रेणियाँ थी, जिनमें जो है बंदूकची होते थे, दरबान होते थे, खिदमतिया होते थे, मेवरा होते थे, शमशेरबाज होते थे, पहलवान आदि। ये 9 श्रेणियाँ थी पैदल सैनिकों की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, इसको देखना है। यानी मुगल राज परिवार की निम्नलिखित बेटियों को उनके कालक्रमानुसार लगाना है। किसका जन्म पहले हुआ है, कौन यानी कि पहले जन्मी थी, उसके क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। जहाँ आरा बेगम, जैबुन्निसा बेगम, गुलबदन बेगम और रोशन आरा बेगम, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको क्रम में लगाना है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि गुलबदन बेगम का जन्म जो है 1523 में होता है। ये 1523 में जन्मती है। इसका जन्म 1523 में होता है। और जो है हमारी जहाँ बेगम है जो 1614 में जन्म लेती है। ये 1614 में शाहजहाँ के शासनकाल में। और जो रोशन आरा बेगम है उसका जो जन्म होता है वो 1617 में होता है ये। और जो एक बस्ती है अपन जैबुन्निसा, ये दोस्तों ये औरंगजेब की जो पुत्री थी, इसका जो जन्म होता है ये 1638 में होता है ये। इस प्रकार से इस प्रश्न को मिलाने पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी सही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं। यह प्रश्न है अपना, बाबर ने भारत में नई सैन्य युक्तियों को शुरू किया। बाबर ने भारत में नई सैन्य युक्तियों को शुरू किया। इनमें छकड़ों यानी गाड़ियों को लोहे की चेनों से बांध कर रखना, उन्हें खाइयों से सुरक्षित करना और बगली दस्ते यानी तुलगमा मुहैया कराने जैसी युक्तियां शामिल थी। बाबर ने ये युक्तियां कहाँ से ली थी? ऑटोमन तथा सफाविदियों से, ऑटोमन और उज़्बेकों से, चीन और मध्य एशिया से, या उज़्बेकों और सफाविदियों से। तो इसका सही उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा। जो सही उत्तर है इसका ऑटोमन साम्राज्य और उज़्बेकों से है। जो ये सारी जो है अपनी ये जो है युद्ध पद्धतियाँ या युद्ध नीतियों का अनुपालन किया था या वहाँ से सीखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है अपना, और ये कूट के माध्यम से उसको उत्तर देना है। ये रहा प्रश्न। मुगल प्रशासन में मार्गों की सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है, ये देखना है। मार्गों की सुरक्षा का जो दोस्तों प्रशासन था, प्रशासन का एक प्रमुख दायित्व माना जाता था। नंबर बी था कारवाओं और सरायों, बाजारों के टांडाओं जो आम तौर पर सशस्त्र होते थे, और नदियों में नौकाओं के बड़े बड़े मार्ग में होने वाली डकैती लूटपाट कांड से सुरक्षा के लिए वो संगठित किए जाते थे। या ये सही है। या सी नंबर है मुगल साम्राज्य में जिस अधिकारी के इलाके में चोरी डकैती होती थी उसे माल बरामद करना होता था। या ये सही है। और डी नंबर है अधिकारी अपना यह दायित्व पूरा करने के लिए क्रूरता की नीति अपनाते थे या और संदिग्ध गांवों को ही लूट लेते थे। तो या ये सही है। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। ये सी नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये है अपना अगला प्रश्न। सूची 1 में दिए गए किसान आंदोलन की सूची दी गई है और दूसरे में उनके नेताओं के नाम दिए गए हैं दोस्तों, और साथ ही सुमेलित करनी और नीचे दिए गए कूट की में से कि सही उत्तर चुनना है आपको। तो ये जो दिया गया है, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 दी गई है। किसान आंदोलन यानी फकीर किसान आंदोलन का नेता कौन था ये जानना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, या रामोसी जो किसान आंदोलन था इसके नेता कर्मशाह थे, ये मिलान करना है।
पागलपंथी विद्रोह के नेता क्या मंजू शाह थे, ये बताना है। बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी, या ये बताना है। तो देखना है मित्रों कि कौन सा इसमें सही बताना है। तो आप जानते हैं मित्रों कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी, तो ये हमने मिला लिया ना। और फकीर विद्रोह को जानते हैं दोस्तों, इसका जो नेता था वो कौन था, तो ये मंजू शाह था। तो फकीर विद्रोह का नेता जो आंदोलन का नेता मंजू शाह था, और पागलपंथी विद्रोह का जो नेता था दोस्तों वो कर्म शाह था ये। और जो बचता है रामोसी किसान आंदोलन का जो नेता था वो चित्तूर सिंह था। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं फिर। ये रहा अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी। प्रश्न है हमारा कि कौन सा ऐसा नेता था, विद्रोही था, जिसको भगत सिंह के साथ फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी। शिवराम थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे या जतिन दास थे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है हमारा मित्रों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी जतिन दास व्यक्ति जो थे, इनको जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के साथ सज़ा नहीं दी गई थी। मित्रों 23 मार्च 1931 को जानते हैं कि सांडर हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के जो मूल नाम था दोस्तों शिवराम था, इन तीनों नेताओं को फांसी दी जाती है। जबकि जतिन दास की जो है दोस्तों भूख हड़ताल के बाद लाहौर सेंट्रल जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल की थी इन्होंने, तब इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी, इसकी दिनांक तिथि बताना है। तो 26 जनवरी 1930 को, या 15 अगस्त 1930 को, या 12 मार्च 1930 को, या 12 अप्रैल 1930 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है दोस्तों आपने टिक कर लिया होगा। जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मित्रों आप जानते हैं कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा शुरू की जाती है, जो साबरमती आश्रम से होती है। इस दौरान जो है दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचकर अवैध रूप से नमक बनाकर नमक का जो कानून था उसको तोड़ते हैं, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। आगे मित्रों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। सही है गलत परीक्षण करना है आपको। दूसरा है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान द्वारा की गई थी, ये भी देखना है आपको। तीसरा है लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था, ये भी देखना है। और अंतिम है स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि हिंदू मुस्लिम एकता को भंग कर दिया जाए, जिससे इनमें एक राष्ट्रवाद की भावना का विकास ना हो सके। दूसरा भी सही है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में आगा खान द्वारा की जाती है ना। और तीसरा जो है 1916 का जो लखनऊ समझौता होता है हिंदू मुस्लिम में होता है, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, तो उसका भी जो उद्देश्य लिखा है इसमें वो सही है। और डी नंबर जो है यही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा है इसका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये है सूची 1 में उल्लिखित क्रांतिकारी संगठनों को सूची 2 में उल्लिखित उनके संस्थापकों के साथ सुमेल करना है, और फिर अपना कूट के माध्यम से मित्रों इसका जो है उत्तर देना है। ये रहा प्रश्न अपना। अनुशीलन समिति को इसकी स्थापना किसने की थी? क्या विनायक दामोदर ने की थी? अभिनव भारत को किसने किया था? गदर पार्टी का संबंध किससे है? और हसरा का संबंध किससे है? देखते हैं। तो अनुशीलन समिति का जो संबंध है मित्रों आप जान गए होंगे कि अनुशीलन समिति का जो संबंध है वो बारिंद्र कुमार घोष से है, यानी कि ये।
अभिनव भारत को जो स्थापना की थी वो वी.डी. सावरकर ने दोस्तों की थी। और गदर पार्टी का जो संबंध है जानते हैं आप, लाला लाजपत राय से की संबंध है। और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी थी, जिसे हम हसरा के नाम से भी जानते हैं, इसका जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर ये चौथे से है, यानी सचिंद्र नाथ सान्याल और भगत सिंह से है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सी और डी इसके सही आंसर होंगे। आगे मित्रों देखते हैं, ये प्रश्न है अपना, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था कहाँ पर किया था संगठित? तो अवध में, आंध्र प्रदेश में, या बिहार में, या बंगाल में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप जानते होंगे, इसका नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बाबा रामचंद्र जो दोस्तों हैं 1920 के मध्य एक किसान नेता के रूप में सामने उभर कर आते हैं और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करने का प्रयास किया। दोस्तों इन्होंने इसके लिए ये तुलसीदास के रामचरितमानस की चौपाइयों द्वारा अवध के किसानों को प्रेरणा प्रदान करते थे। यानी अवध तुलसीदास की जो रामचरितमानस की चौपाई लिखी गई हैं उनके माध्यम से ये रंगमंच करते थे और उसके माध्यम से अवध के किसानों को संगठित करने का प्रयास करते थे, जिसमें वो सफल भी रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में कौन शामिल नहीं था, ये बताना है आपको। तो इसमें आप लोग जानते हैं दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, श्री राजगोपालाचारी थे और जगजीवन राम भी थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस सरकार से संबंधित नहीं थे। दोस्तों जानते हैं कि अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्न में से डॉक्टर राधाकृष्णन संबंध नहीं रखते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे मित्रों, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है अपना, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए दोस्तों सर्वदलीय सम्मेलन में निम्नलिखित में किसने भाग नहीं लिया था? यानी जो मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्ष बने थे और सर्वदलीय एक सम्मेलन बनाया था, तो इसमें कौन सा व्यक्ति जो था इनमें से नहीं था, ये बताना है। तो आप जान गए होंगे, इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा। यानी मोहम्मद शफी जो थे इस सम्मेलन में अध्यक्ष या कहें कि सदस्य के रूप में शामिल नहीं थे या सदस्य ही नहीं थे, जबकि जयकर, अली इमाम, सरदार मंगल सिंह, एसड़े, सर अली इमाम अली शामिल थे और एम.आर. जयकर भी शामिल थे। जो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का समापन होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली समस्त वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें।